Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the second part of the biology CAIA June 2022 paper. फर्स्ट 20 जो क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए थे और ये सेकंड वीडियो है जिसमें कि 21 से लेकर और 40 तक जो है क्वेश्चंस करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 21. The diagram shows a cross section of the human skin. ह्यूमन स्किन जो है वो दी हुई है. यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं अगर आप देखें तो व्हाट इज़ दिस इज़ द एक्चुअली द ब्लड वेसल्स which is present in our skin, blood vessels. This is the adipose tissue. Adipose tissue जो है वो फैट की एक लेयर होती है, ठीक है. एंड द फैट इज़ एन इंसुलेटर एक्चुअली एंड हीट रेजिस्टेंट. ये जो है सेकंड पर दिस इज़ एक्चुअली द थर्मो रिसेप्टर. थर्मोरिसेप्टर्स यानी कि ये नर्व्स हैं, नर्व एंडिंग्स. दीज आर द नर्व एंडिंग्स. थर्ड पे जो दिया हुआ है वो एक्चुअली एक यानी स्वेट ग्लैंड है. स्वेट ग्लैंड ये जो है वो हेयर है, ठीक है. और इसके साथ ये जो है ये नर्व स्वेट पोर है. स्वेट पोर एक्चुअली इसमें जो क्वेश्चन जो है वो पूछा गया कि विच स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो है वो कैसे मेंटेन होता है हमारी बॉडी का. एज यू नो द बॉडी टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट. But the environmental temperature fluctuates. अब ये एक होमोस्टेसिस की एग्जांपल है और इसमें कैसे बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन रहेगा. उसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं. सबसे पहले अगर हम देखें तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट करती हैं. यानी इसमें होता ये है कि जब कोल्ड फॉर एग्ज़ाम्पल इन कोल्ड के अंदर अगर हम देखें बाहर बहुत सर्दी है तो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, ठीक है. और उसकी वजह ये होती है कि जो यानी कम से कम जो है वो हीट लॉस हो और हीट लॉस कम होगी तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा नॉर्मल. अच्छा, अब ये इस और अगर यानी बाहर जो है वो गर्मी है जैसे समर के अंदर तो ब्लड वेसल्स जो हमारी स्किन के अंदर हैं वो डायलेट कर जाएंगी, वेजो डायलेशन हो जाएगी. कोल्ड में वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी और समर के अंदर वेजो डायलेशन होगी. वेजो डायलेशन होगी तो वाटर जो है वो लॉस होगा और स्वेटिंग होगी. उसमें ये है कि स्वेट ग्लैंड्स जो हैं उनसे जो है वो यानी वाटर जो है वो हमारी स्किन के ऊपर आ जाएगा बाहर, जिसे हम परस्पायरेशन कहते हैं, पसीना आएगा. और जो यानी हीट बाहर से आ रही है फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो धूप वगैरह या जो पड़ रही है तो वो हमारी जो स्किन के अंदर वाटर होता है उसको यानी इवापोरेट करने में कंज्यूम हो जाती है और इस तरह से बॉडी का के अंदर हीट एंटर नहीं होती तो हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है. इसी तरह जो ये थर्मो रिसेप्टर्स हैं यानी नर्व एंडिंग्स जो हैं दे आर सेंसिटिव टू दी हीट. और ये भी जो है यानी अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं कंस्ट्रिक्शन में, यानी ब्लड वेसल्स जो हैं उनकी कंस्ट्रिक्शन और यानी डायलेशन के अंदर, वेजो डायलेशन वेजो कंस्ट्रिक्शन के अंदर. एडिपोज टिश्यू जैसे मैंने बताया कि ये एक यानी एक इंसुलेटर के तौर पर काम करती है और हमारी जो हीट है वो यानी जो हमारी बॉडी का के अंदर हीट जो होती है उसको बाहर नहीं जाने देती.
तो ऑब्वियसली इसकी वजह से भी हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन उसमें यही है कि अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो ये एडिपोज टिश्यू ही काम करेगा, यानी कि जिसमें हीट जो है वो बाहर नहीं जा सकती। लेकिन अगर समर है तो फिर ये हीट अंदर नहीं आ सकती ड्यू टू द एडिपोज टिश्यू बिकॉज इट एक्ट एज इंसुलेटर। सो ये 1 2 3 4 जो है सारे के सारे जो इन्वॉल्व हैं, यानी इसके अंदर अगर हम इस पे देखें तो ए में 1 एंड 2 है ओनली। दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज हमने कहा कि सारे ही 1 2 3 4 और बी जो है 1 2 3 एंड 4 है। सो दिस इज़ द राइट आंसर बी। सी में 2 एंड 3 ओनली, ये भी रॉन्ग है, और 4 ओनली, दिस इज़ आल्सो रॉन्ग। So let's move to the next question. The graph shows changes in a person's body temperature plotted against time. अब इसमें हम ये देखते हैं कि यानी एक बॉडी टेम्परेचर जो है वो यानी कि बहुत कम जो है यानी फ्लक्चुएट हो रहा है यहाँ पर। ये टाइम है पर मिनट्स, यानी 20 मिनट 40 60 80 100, और ये बॉडी टेम्परेचर है। तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे कुछ बढ़ जाता है फिर नॉर्मल होता है, फिर कुछ इंक्रीज़ होता है फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ये इस यानी कि एक जो है इन दिस लाइन अ लिटिल बिट ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इज़ हियर, बट इन पीरियड 1 एंड पीरियड 2 very vigorously, very sharply the temperature rises and the temperature fall. So पीरियड 1 और पीरियड 2 में देखते हैं कि हमें यानी क्या हुआ है। अब यहाँ पर टेबल जो दिया है उसने, तो वो कह रहा है कि व्हाट कुड काज द चेंजेस इन बॉडी टेम्परेचर इन पीरियड्स 1 एंड 2। 1 एंड 2 में क्या हुआ? रिड्यूस एयर टेम्परेचर, इंक्रीज्ड एयर टेम्परेचर। अब ए जो है उसके अंदर अगर वो कहता है कि यानी टेम्परेचर जो है वो यानी रिड्यूस हो गया है, ठीक है, तो ये तो मतलब जो है वो सही नहीं है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो बी जो है रिड्यूस्ड एयर टेम्परेचर और शिवरिंग। तो इसमें अगर हम इसको देखें पीरियड 1 और पीरियड 2 को, तो ये पीरियड 1 में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, रिड्यूस तो हो ही नहीं रहा, और पीरियड 2 में रिड्यूस हो रहा है। सो ए एंड बी जो है वो फॉल्स है। ए इज़ आल्सो रॉन्ग एंड बी इज़ आल्सो रॉन्ग। सी में विगरस एक्सरसाइज है और इंक्रीज्ड स्वेटिंग। अगर हम इसको देखें तो ऑब्वियसली यानी कि विगरस एक्सरसाइज में क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा हम भागते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो ऑब्वियसली टेम्परेचर एकदम राइज करेगा पीरियड 1 में। लेकिन जब स्वेटिंग होगी तो फिर ये टेम्परेचर जो है अगेन फॉल करेगा और ये नॉर्मल हो जाएगा। सो सी जो है अगर हम देखें, सी इज़ द राइट आंसर। डी जो है ना विगरस एक्सरसाइज, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, बट अदर यानी कि जो पीरियड 2 है वो है शिवरिंग। तो शिवरिंग जो है वो तो इसलिए होती है कि यानी बाहर बहुत ज़्यादा कोल्ड होगी, और उसमें ये है कि हमारे जो हाइपोथैलेमस से जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं थ्रू नर्व्स, हमारे जो यानी एक्सट्रीमिटीज़ के जो मसल्स होते हैं वो बहुत रैपिडली जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है ताकि जो यानी हीट की कमी है उसको पूरा करके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रखा जाए। सो डी इज़ आल्सो रॉन्ग, तो सी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शोज ए सेक्शन थ्रू द ह्यूमन ब्रेन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द रेट ऑफ ब्रीदिंग। यहाँ पर जो है वो इसके पार्ट्स दिए हुए हैं,
अगर हम ए को देखें तो ए जो है वो ये आता है सेरिब्रम, दिस इज़ द सेरिब्रम पार्ट एंड इंक्लूड इन द फोर ब्रेन, राइट। ये जो है बी, ये सेरिबेलम है और ये हाइंड ब्रेन में आता है। सी जो है वो यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा है एंड डी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हम ए को देखें तो ए जो है वो सेरिब्रम है। सेरिब्रम ब्रीदिंग कंट्रोल नहीं करता, बल्कि वो जितनी वॉलंटरी एक्शंस हैं हमारी और 5 सेंसेस जो हैं और वॉलंटरी एक्शंस हैं जैसे स्पीच, मेमोरी वगैरह, उसको ये इंटेलिजेंस, इसको ये कंट्रोल करते हैं। तो ये ब्रीदिंग जो है वो एक इनवॉलंटरी एक्शन है, हम सोच समझ के सांस तो नहीं लेते, तो वो एक इनवॉलंटरी एक्शन है। सो ए इज़ रॉन्ग। बी जो है वो यानी सेरिबेलम है जो कि बैलेंस वगैरह को कंट्रोल करता है, सो बी इज़ आल्सो रॉन्ग। सी मेडुला ऑब्लोंगेटा है एंड ब्रीदिंग सेंटर जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही होता है, सो सी इज़ द राइट आंसर। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जी पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है जो कि यानी हमारे डिफरेंट हार्मोन्स, मास्टर ऑफ ग्लैंड है और जो हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो है ना ये आता है, सो सी इज़ द आंसर। Question number 24. Which diagram shows how light from a distant object is focused on the retina to form a clear image? अच्छा, ये 4 जो हैं इसकी डायग्राम्स हैं A, B, C एंड D। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो लाइट जो है वो यानी एंटर हो रही है थ्रू प्यूपल और रेटिना पे फोकस कर रही है। बीच में ये लेंस है और लेंस जो है वो ऑब्वियसली जिसमें कि एक रिफ्रैक्टरी एबिलिटी होती है और वो जो है लाइट को बेंड करता है और ये फोकस करता है रेटिना के ऊपर। रेटिना इज़ कनेक्टेड विद द ऑप्टिक लोब जिसमें ऑप्टिक नर्व होती है, द सेकंड क्रेनियल नर्व्स, और उसमें ये इमेज जो है वो बनता है, ब्रेन जो है वो मैसेज ब्रेन तक जाता है। सो ये लाइट एंटर होगी और लेंस जो है उसको फोकस करेगा रेटिना के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब ये दो यानी कि अलग अलग कंडीशंस हैं कि जिसमें एक यहाँ पर बात हो रही है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंट एक यानी कि जो दूर का है होता है, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये जो ये लेंस है, ये लेंस को अगर हम देखें, ये ज़्यादा क्लियर हो गया। लेंस जो है यहाँ पर जो ये कनेक्टेड होता है एक जोनलरी फाइबर्स के साथ और उसके साथ जो है वो सीलियरी मसल्स होते हैं दोनों साइडों पर, इधर भी और इधर भी। तो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के अंदर ये होता है कि फोकस जो है वो ज़्यादा होता है, मोर फोकसिंग, बिकॉज द सीलियरी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करते हैं बट जोनलरी फाइबर्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, सो द लेंस इज़ फ्लैटेंड। लेंस जो हैं जब वो जोनलरी फाइबर्स से चूँकि अटैच्ड हैं तो जोनलरी फाइबर्स जो हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लेंस जो है वो क्या होगा, फ्लैटेंड हो जाएगा। बट इस कंडीशन के अंदर जो है वो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में नहीं आता, बिकॉज इसके अंदर जो है वो सीलियरी मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जोनलरी फाइबर्स जो हैं वो रिलैक्स करते हैं। सो इसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो सॉरी लेंस जो है वो यानी सर्कुलर हो जाता है और लेस फ्लैटेंड होगा, यानी फ्लैटेंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये है यानी 6 मीटर तक अगर कोई ऑब्जेक्ट है या उससे कम में, ठीक है। और जो ये वाली कंडीशन है इसमें मोर फोकसिंग ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा सकता है और इसमें कम। तो आपने देखा होगा कि ये अगर हम बिल्कुल अपनी आँख के बिल्कुल साथ लगा लें किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को, तो वो पढ़ा ही नहीं जाएगा या वो देखा ही नहीं जाएगा कि वो क्या चीज़ है, बिकॉज इसके अंदर जो 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 चीज़ करीब होती जाती है तो फोकस जो है वो यानी कम होता जाता है। तो लेकिन ये दो कंडीशंस हैं कि जिसमें यानी ये वाली कंडीशन के अंदर जो है वो लेंस फ्लैटेंड होगा और यानी सीलियरी मसल्स जो हैं वो यानी
रिलैक्स्ड होंगे, जोनरी फाइबर्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इसके अंदर यानी वाइस वर्सा होगा, यानी जो सीलियरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जोनरी फाइबर्स जो हैं वो रिलैक्स करेंगे। सो ये इट बिकम मोर फ्लेटेंट। तो ये जो है वो डिस्टेंट में नहीं आता। सो ये बी एंड सी जो है इसलिए रॉन्ग है कि ये जो है वो डिस्टेंट के अंदर नहीं आ रहे, क्योंकि ये ज़्यादा यानी फ्लेटेंट नहीं है, सर्कुलर है। लेकिन ए और डी जो है अगर आप देखें तो ये जो है दोनों जो है वो आ रहे हैं किसमें, फ्लेटेंट के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम डी को देखें तो डी में क्या यानी डिफेक्ट है कि वो लाइट एंटर जब होती है तो जो लेंस है उसको रेटिना पे फोकस नहीं कर रहा, बल्कि रेटिना यहाँ पर है। तो ये नहीं आउटसाइड द रीच ऑफ द रेटिना है, जब फोकस यहाँ पर हो रहा है। सो ये जो है वो इमेज जो है वो क्लियर नहीं होगा। सो डी इज़ आल्सो रॉन्ग। लेकिन ए के अंदर अगर आप देखें तो बिल्कुल राइट यानी पोजीशन है कि जिसमें लाइट एंटर हो गई और एंटर होने के बाद जो लेंस है उसने रेटिना पर फोकस किया और लेंस जो है वो फ्लेटेंड है। तो इन केस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। सो ए इज़ द आंसर। द डायग्राम शोज द बोन्स ऑफ द ह्यूमन फोरलिम। ये ह्यूमन फोरलिम है, ये हिंग जॉइंट है। ऊपर की जो है इसको हम कहते हैं ह्यूमरस, और ये ऊपर की तरफ ये यहाँ पर दो बोन्स होती हैं, यानी अल्ना एंड रेडियस। अल्ना जो है वो लोअर साइड पर होगी, ये अल्ना है, ठीक है। ये ह्यूमरस और ये रेडियस है। ये क्यों है कि यानी रेडियस जो है वो अपर साइड पर होती है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि रेडियस इज़ डायरेक्टली जॉइंट टू द ह्यूमरस, while as ulna is present on the lower side, and this is not actually joined with the directly joined with the humerus. तो यहाँ पर जो टेबल है उसमें हमसे ये पूछा गया है कि which row names the three bones 1 2 3, A humerus, 2 ulna एंड 3 रेडियस। तो ए जो है वो रॉन्ग है, यानी सेकंड पर जो है रेडियस है, अल्ना नहीं है। बी ह्यूमरस, नंबर 1 ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। तो ये बी जो है राइट आंसर है। वन फिर सी के अंदर स्केपुला, रेडियस, अल्ना ये नहीं है। स्केपुला जो है वो तो यानी कि यहाँ पर होती है एक बोन, और ये स्केपुलरी बोन जो कि एक यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये वाला, ये जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पर होती है स्केपुला। तो ये बात हो रही है हिंग जॉइंट की जाएगी। और डी भी जो है नहीं है, स्केपुला अल्ना रेडियस ये भी नहीं है। सो बी इज़ द राइट आंसर। Next question. Which short-term effect is caused by excessive consumption of alcohol? A. Damage to the tissue of the heart. हार्ट के टिश्यू अगर डैमेज हो जाए तो उसका जो है वो शॉर्ट टर्म जो है वो इफ़ेक्ट तो नहीं आएगा, वो लॉन्ग टर्म में हो जाएगा। ऑब्वियसली हार्ट अगर डैमेज होता है तो वो यानी क्रॉनिक डिजीज़ हो जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म तो इफ़ेक्ट उसका नहीं होगा। बी जो है फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस नहीं होती, बल्कि इसमें जो है यानी नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं। यानी अल्कोहल अगर बहुत ज़्यादा अगर हम खुदा न खास्ता ले लें तो। सी जो है रिड्यूस्ड सेल्फ कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, ठीक है। ये हो सकता है क्योंकि तो ए रॉन्ग है, बी रॉन्ग है, सी जो है राइट आंसर है क्योंकि रिड्यूस्ड यानी सेल्फ कंट्रोल ऑफ बिहेवियर है। और सेल्फ कंट्रोल जो उसका बिहेवियर है उस टाइम पे जब वो यानी कि अल्कोहल को इनटेक करता है तो उसका शॉर्ट टर्म ये इफ़ेक्ट होता है। जब वो इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो बिहेवियर भी जो है वो सही हो जाता है।
डी जो है वो शॉर्टर रिएक्शन टाइम्स है, शॉर्टर रिएक्शन और टाइम्स नहीं होता, बल्कि अगर अल्कोहल का रिएक्शन होगा किसी भी हमारे मॉलिक्यूल के साथ जो बॉडी में है तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा, शॉर्ट टर्म नहीं आएगा. सो डी इज़ नॉट द रॉन्ग, सो सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच रो शोज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस. वायरस जो है उसके क्या क्या यानी यहाँ पर देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स हैं. एक्ट एज डिकम्पोजर्स, ठीक है. तो ऑब्वियसली वायरस जो है वो डिकम्पोजर्स तो नहीं है, डिकम्पोजर्स तो बैक्टीरिया फंजाई है. सो ए इज़ नॉट द आंसर. और कैन ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड ए होस्ट सेल, ये भी जो है वो नो लिखा हुआ है. क्रॉस का मतलब है नो है और टिक ये जो है गुड का मतलब जो है यस. ये वाली लाइन जो है वो सही नहीं है. ओनली सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये तो सही है. जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोड, ठीक है. बट यहाँ पर जो है ना ये दो इसके सही नहीं है. बी में जो है एक्ट एज डिकम्पोजर्स, नो बिल्कुल सही है, डिकम्पोजर तो नहीं है वायरस. कैन ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड ए होस्ट सेल, तो ऑब्वियसली ये होस्ट सेल में ही रिप्रोड्यूस कर सकता है. ओनली सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है. जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड, राइट. सो बी जो है वो यानी इसमें सारे जो हैं वो सही हैं, तो बी इज़ द राइट आंसर. अब लेकिन हम सी और डी को भी देख लेते हैं. तो सी के अंदर जो है एक्ट एज डिकम्पोजर्स, वो तो सही है, नो. बट कैन ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड ए होस्ट सेल, ठीक है. ओनली सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है. जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट, ये क्रॉस कर दिए, सो ये भी नहीं हो सकता, तो सी इसलिए नहीं है, ये आखिर वाला सही नहीं है. डी में जो है एक्ट एज डिकम्पोजर्स, सही, ये भी गुड है, तो ये भी नहीं हो सकता. सो बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The graph shows the mass of penicillium grown in a fermenter and the mass of antibiotic produced. अब obviously antibiotics जो हैं वो यानी पेनिसिलियम जो है एक फंगस है और वहाँ से ये प्रोड्यूस होती है. तो ये हमने देखना है कि ये मैस आर्बिट्रेरी यूनिट्स हैं और ये पेनिसिलियम और ये एंटीबायोटिक है. तो वो कह रहा है कि क्वेश्चन जो है वो क्या है कि व्हेन is the penicillium producing antibiotic most rapidly. मोस्ट रैपिडली जो है वो किस में प्रोड्यूस हो रही है, अगर हम देखें तो यहाँ से अगर आप देखें तो डे 1 वो ये है, ठीक है. तो यहाँ तो ये अभी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस ही नहीं हुई. डे 2 में भी प्रोड्यूस नहीं हुई. 3 में टू सम एक्सटेंट ये प्रोड्यूस हुई है. 4 में प्रोड्यूस तो हुई है लेकिन इस रैपिडली तो नहीं हो रही. 5 में अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा रैपिडली हो रही है, यानी एकदम जो है ना ये ऊपर गई है इसका एंटीबायोटिक का ग्राफ जो है. 6 में ये आकर यानी ये यानी स्टेगनेट सी हो गई है, रुक गई है. 7 में, 8 में. सो रैपिडली जो है वो 5 में यानी अगर आप देखें तो ये जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है. सो 5 के अंदर अगर आप देखें तो डे 1 है, ए जो है ये सही नहीं है, बी भी सही नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग. सी जो है वो 5 डेज, सो दिस इज़ द राइट आंसर. और 8 डेज़ के अंदर ये स्टेगनेंट है, रैपिडली नहीं हो रही, तो 8 डी भी जो है वो रॉन्ग है. सो सी इज़ द आंसर. अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं कि द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द कार्बन साइकिल. अच्छा, कार्बन साइकिल को अगर हम देखें तो ये जो है वो एक साइकिल दिया हुआ है. क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है
Which row identifies processes W, X, Y and Z? W में कंबस्शन, फिर ये यानी कि डब्ल्यू एक्स वाई जी, ये थ्री जो है वो बनी हुई हैं। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है ना, अगर हम पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो है वो क्या है। इसमें यानी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हो रही है। तो ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? इसको अगर हम देखें तो ये फॉसिलाइजेशन, ये जो एक्स जो है ये अगर हम देखें तो ये फॉसिलाइजेशन जो है वो कैसे होगी? प्रोड्यूसर्स की। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से प्रोड्यूसर्स इसको यूज़ करते हैं और फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली फिर जो है प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर्स जो हैं वो यानी इनटेक करेंगे। और हर्बीवोर्स जो हैं यानी जब हर्बीवोर्स जो हैं उनको कार्निवोर्स जो हैं वो यानी यूज़ करेंगे। तो कार्निवोर्स जो हैं उनको कोई यूज़ नहीं करता, वो डिकम्पोजर्स, उनको जब वो मर जाते हैं तो डिकम्पोजर बैक्टीरिया फंजाई जो हैं उनको डिकम्पोज करते हैं। और डिकम्पोजर्स से भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी तरह से प्रोड्यूसर्स जो हैं उनकी फॉसिलाइजेशन भी हो जाती है। यानी अगर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्लांट्स यानी जो हैं वो अगर यानी बरीड हो जाते हैं मड वगैरह मट्टी के अंदर, तो वो फॉसिल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है इसका टेबल, तो ये ए के अंदर जो है वो कंबस्चन यानी डब्ल्यू जो है जो यानी कंबस्चन है, और उसके बाद रेस्पिरेशन, फिर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो है ए जो है यानी डब्ल्यू के अंदर अगर आप देखें तो कंबस्चन से भी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। एक्स रेस्पिरेशन है तो इससे भी प्रोड्यूस होगी। वाई जो है वो भी यानी रेस्पिरेशन है, प्रोड्यूसर रेस्पायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस तो करते हैं। जी जो है फोटोसिंथेसिस है, ऑब्वियसली जी ये एरो इस तरफ दिया हुआ है तो फिर ये फोटोसिंथेसिस है। सो ए जो है अगर हमें लग रहा है कि ए जो है वो इसका यानी सही जो है वो आंसर है। ए इज़ द राइट आंसर। बी जो है वो इसमें डब्ल्यू जो है वो लिखा हुआ है कंबस्चन, तो फॉसिलाइजेशंस जो है जब फॉसिल्स बन जाएंगे तो वो ऑब्वियसली फिर उसकी कंबस्चन कैसे होगी। और दूसरा एक्स जो है फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है, तो एक्स पे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, प्रोड्यूस तो नहीं होती। वाई में फिर फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है, तो फोटोसिंथेसिस के रिज़ल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती ऑब्वियसली। जी जो है वो रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन के अंदर का जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और कंज्यूम नहीं होती। सो बी जो है वो रॉन्ग है। इसी तरह सी जो है वो डब्ल्यू जो है वो उसको रेस्पिरेशन कह दिया है उसने, तो और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। एक्स जो है कंबस्चन है, कंबस्चन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस तो होगी। वाई जो है वो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में भी। और जी जो है फोटोसिंथेसिस है, और ये फोटोसिंथेसिस जो है वो यानी जी जो है फोटोसिंथेसिस होगी, और फोटोसिंथेसिस जो है उस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। लेकिन सी के अंदर अगर हम डब्ल्यू में जाएँ तो वो रेस्पिरेशन लिखा हुआ है, और रेस्पिरेशन फॉसिलाइजेशन में तो नहीं होगी, फॉसिल्स तो डेड होते हैं और वो रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। सो सी इज़ नॉट द आंसर। डी में भी डब्ल्यू को रेस्पिरेशन लिखा है और डी भी जो है वो रॉन्ग है। सो राइट आंसर जो है वो ए है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
An organism such as mosquito can pass a disease causing organism from one host to another. ये मॉस्किटो जो है वो एक डिज़ीज़ काजिंग ऑर्गेनिज़म है. ऑब्वियसली इसमें यानी डेंगू वायरस जैसे उसमें वायरस होता है, या मलेरिया पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम, उसको ये जो है फ्रॉम वन होस्ट टू द अदर होस्ट ये ट्रांसमिट करता है. सो ए जो है पैरासाइट, मॉस्किटो पैरासाइट नहीं है, पैरासाइट तो प्लाज्मोडियम या वायरस ही होगा. बी पैथोजन है. पैथोजन वो ऑर्गेनिज़म होता है जो कि डिज़ीज़ काजिंग ऑर्गेनिज़म है. सो डिज़ीज़ काजिंग नहीं है, वो तो वायरस होगा या प्लाज्मोडियम होगा. सी रिसेप्टर है. रिसेप्टर तो ठीक है, ये यानी मॉस्किटो रिसेप्टर तो है, बट रिसेप्टर का मतलब ये होगा कि उस यानी प्लाज्मोडियम को ये रिसीव तो कर लेगा. यानी एक मलेरियल पेशेंट से जब वो बाइट करता है तो ब्लड सक करता है, उस ब्लड के अंदर जो है प्लाज्मोडियम होगा तो वो रिसीव तो कर लेगा, बट उसको आगे ट्रांसफ़र नहीं करता. तो ये भी रॉन्ग है. सो ए रॉन्ग, बी रॉन्ग और सी भी रॉन्ग है. डी वेक्टर है. वेक्टर का मतलब ये होता है कि एक जगह से उसको यानी रिसीव करेगा मलेरियल पेशेंट से, ठीक है, या डेंगू पेशेंट से वायरस को रिसीव करेगा और हेल्दी पेशेंट में उसको इंजेक्ट करेगा. सो डी इज़ द आंसर. The diagram shows the human male reproductive system which structure may contain sperm. अब ये इस यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और उसने कहा है कि इसके अंदर जो है वो स्पर्म्स कहाँ पर होंगे. तो ये जो बनाया हुआ है ये दिस इज ए जो है वो तो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है. बी जो है वो सेमिनल वेजिकल होता है. सेमिनल वेजिकल्स जो हैं वो स्पर्म्स के लिए जो एक फ्लूइड तैयार करते हैं कि जो उसकी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एक तरह से होता है और वो उसको अलाइव रखते हैं. सी जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है और इसमें भी स्पर्म्स तो नहीं होते. डी जो है वो यानी यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा जो है उसके अंदर इट कंटेन्स द सीमन और सीमन के अंदर स्पर्म्स होते हैं. सो डी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Some statements about the human immunodeficiency virus are listed. ह्यूमन जो HIV वायरस जो है मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस उसकी यानी रिलेटेड जो है वो ये स्टेटमेंट्स हैं. इट्स स्प्रेड कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग कंडोम्स. नंबर 2, इट कैन पास अक्रॉस द प्लेसेंटा. ये दोनों जो है वो सही हैं. थर्ड जो है इट कैन बी स्प्रेड बाय काजिंग कफिंग और स्नीजिंग. ये रॉन्ग है. पहली दो सही है और ये रॉन्ग है. स्नीजिंग या कफिंग से ये स्प्रेड नहीं होता. इट इज़ सेम एज एड्स. नो, ये भी जो है वो सही नहीं है. ये एड्स के वायरस और होते हैं वो यानी बाद में जो है इम्यूनो डेफिशिएंसी जो है वायरस बाद में हो जाता है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है वो हो सकता है, बट इट इज़ नॉट द सेम. नंबर 5, इट इज़ ट्रांसमिटेड इन ब्लड एंड सीमन. बिल्कुल सही है, ब्लड और सीमन से ये स्प्रेड होता है. इट्स स्प्रेड कैन बी रिड्यूस्ड बाय स्क्रीनिंग डोनेटेड ब्लड. हाँ बिल्कुल, ये अगर हम इस ब्लड को की स्क्रीनिंग करें तो इससे हम महफूज रह सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं इसको. ये भी सही है. क्वेश्चन ये है कि विच स्टेटमेंट्स अबाउट HIV आर नॉट करेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट नहीं है. सो वो 1, 3 एंड 6 वो तो सही है, यानी जिसमें 3 तो नहीं है लेकिन 1 और 6 सही है. सो ए इज़ नॉट द आंसर. बी में 2, 4 एंड 5. 4 जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि हमने इनकरेक्ट को चूज़ करना है. तो 2 और 5 तो सही है, इसलिए बी भी नहीं हो सकता. सी जो है वो 2 एंड 3 तो है बट 2 नहीं है. सो सी इज़ नॉट द
आंसर। डी में 3 एंड 4 है। 3 एंड 4 जो है वो जिसमें हमने देखा था कि कफिंग और स्नीजिंग से फैलता है, और ये इट्स नॉट द सेम एज एड्स। सो 3 एंड 4 राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। द डायग्राम शोज द डेवलपिंग फीटस इन द यूट्रस। ये यूट्रस के अंदर डेवलपिंग फीटस है, और क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द लिक्विड एट एक्स कार्ड। यहाँ पर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है एक्चुअली, और इस एमनियोटिक एमनियन है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यानी डेवलपिंग फीटस, और 3 लेयर्स होती हैं एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस। एलेंटॉइस जो है वो मिडल होती है, कोरियन आउटर मोस्ट, और इनर मोस्ट जो है वो एमनियोटिक एमनियन है। और एमनियन के अंदर जो है एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिसमें यानी कि बेबी होता है, जिसे वो यानी जो कि कोई यानी उससे प्रोटेक्ट रहता है उसके अंदर, फ्लूइड के अंदर। सो एमनियोटिक फ्लूइड है, ए एमनियोटिक फ्लूइड है, यही सही है। बी ब्लड, नो ये भी गलत है। यूरिन भी नहीं है। सी वाटर, ये भी नहीं है। सो ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which row shows examples of continuous and discontinuous variation in humans। इसमें continuous variation कौन सी है और discontinuous variation humans के अंदर। ए जो है अगर हम देखें तो continuous variation हाइट है, हाइट में इजाफा होता रहता है, जाहिर है, और वो continuous है। discontinuous variation ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप चेंज नहीं होता। सो ए जो है वो राइट आंसर हो गया। कंटिन्यूस वेरिएशन ब्लड ग्रुप, नो, ब्लड ग्रुप में तो चेंज नहीं आता, यानी और हेयर कलर में ये डिसकंटिन्यूस वेरिएशन नहीं है, इसमें भी चेंज आता है। तो सो ये भी सी, बी जो है वो रॉन्ग है। सी जो है हेयर कलर कंटिन्यूस वेरिएशन है, बट डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में बॉडी मास नहीं, बॉडी मास में वेरिएशन आती रहती है। सो सी इज़ नॉट द आंसर। डी भी यह ब्लड ग्रुप ज़ाहिर कंटिन्यूस वेरिएशन नहीं है, सो डी इज़ नॉट द आंसर। और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में हाइट है, तो वो भी नहीं है। तो सो ए इज़ द आंसर। अच्छा, ये एक जो है वो यानी क्वेश्चन है जेनेटिक्स से रिलेटेड। तो इसमें द डायग्राम shows a family tree for the inheritance of eye color. The allele are for brown eyes is dominant and the allele for the blue eyes is recessive. ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो यानी ये की है, अगर इसको हम देख लें तो पहले ये जो ब्लॉक है ये मेल विद ब्राउन आइज, मेल विद ब्लू आइज, फीमेल विद ब्राउन आइज, फीमेल विद ब्लू आइज। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको जो है ना थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि ये जो है अगर हम इसको शो करें, यानी डोमिनेंट जो है वो ब्राउन आइज है, तो हम इसको यानी यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हम शो कर देते हैं कैपिटल बी, और इसको हम शो कर देते हैं स्मॉल बी से, राइट। तो अब जो इसमें दो ये बनेंगे, ये कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, राइट। ये जो है वो चीज़ हमारे सामने जो है वो आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो है यानी ब्राउन आइज़, ये प्योर जो है वो प्योर ट्रेट है, यानी डोमिनेंट ब्राउन, और ये जो है वो ब्लू है, रिसेसिव करेक्टर है। जब इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो ये कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, लेकिन ये दोनों ब्राउन होंगे, ये मेल है, ये फीमेल है, बट ये जो है वो हाइब्रिड है। अब इसको हम जो है वो क्रॉस करेंगे एक फ़ीमेल के साथ, इस मेल को,
और ये फ़ीमेल जो होगी वो भी यानी ब्राउन आई है, बट ये भी हाइब्रिड है और प्योर नहीं है, तो इसको हम कैपिटल बी और स्मॉल बी से करेंगे। ठीक है, तो अब जब हम इसको जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा यानी कैपिटल बी कैपिटल बी और ये स्मॉल बी। ठीक है, अच्छा अब वो जो क्वेश्चन कर रहा है वो क्या है कि विच पीपल मस्ट बी हेट्रोजाइगस फॉर आई कलर। हेट्रोजाइगस कौन सा है और होमोजाइगस कौन से, तो ये नहीं, इसमें हेट्रोजाइगस जो है ना वो हमने देखने हैं। ठीक है, तो अगर हम 1 को देखें तो ये होमोजाइगस है, बी भी होमोजाइगस है। ठीक है, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस। 3 नंबर जो है वो हेट्रोजाइगस है, 4 भी हेट्रोजाइगस है, 5 भी हेट्रोजाइगस है। और अगर हम देखें 6 को तो ये होमोजाइगस है। ठीक है, और 7 भी होमोजाइगस है। सो हेट्रोजाइगस जो है वो 3, 4 एंड 5 हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 3, 4, 5 कौन से हैं। तो ये सी जो है अगर हम देखें तो ये 3, 4 एंड 5 है। सो सी इज़ द राइट आंसर। ए, बी एंड डी जो है वो रॉन्ग है। राइट, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of wheat plants in a grass field was counted at monthly intervals. This table shows the result. Question क्या हो रहा है आपसे कि since about 2020 the field was mown, यानी कि अगस्त 2000 में फील्ड जो है उसको उसकी कटिंग की है रेगुलरली एंड यूज्ड एज फुटबॉल पिच। From this information, which two weeds are best adapted to survive in in mound grass? A जो है dandelion and dock, B dock and groundsel, C plantain and dandelion, D plantain and dock. अच्छा अब इसको हम देखते हैं कि जो उसने बताया कि सिंस अगस्त 2020 से जो है कौन सी जो है वो वीड्स जो हैं वो यानी ग्रो कर रही हैं। तो अगस्त 2020 जो है वो ये है। इसमें अगर आप देखें तो ग्राउंड सेल को अगर आप देखें तो ये इसका नंबर है 475, सितंबर में 400 हो गया, अक्टूबर में 275, फिर 120 और ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, सो ग्राउंड सेल तो नहीं हो सकता। तो यानी जो उसके बाद डॉक को अगर आप देखें तो ये भी अगर अगस्त 2020 में 730 है तो सितंबर में 700 है, फिर अक्टूबर में 700, 650, 2 यानी 200 और 300, ये डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा। प्लांटेन जो है उसको अगर हम देखें तो अगस्त 2020 में 102 है, सितंबर में 140 हो गया, ये इंक्रीज़ हो रहा है, और अक्टूबर में 190, नवंबर 260। ठीक है, फिर ये 200 हो जाता है, लेकिन फिर इंक्रीज़ होता है 150, 160, 350, 512, 762, 840 और 975 और 1090। डेंडेलियन को अगर आप देखें तो अगस्त में 253 है, फिर ये इंक्रीज़ हो गया सितंबर में 314, अक्टूबर में 335,
फिर 300 ये इंक्रीज़ हो रहा है। सो प्लांटेन एंड डेंडेलियन जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ग्राउंड सेल एंड डॉग डिक्रीज़ हो रहे हैं। सो यहाँ पर भी जो है अगर हम देखें तो यानी नंबर 1 पे सॉरी ए में डेंडेलियन एंड डॉग जो है वो नहीं हो सकता, डॉग एंड ग्राउंड सेल ये भी नहीं है। सी जो है प्लांटेन एंड डेंडेलियन, प्लांटेन एंड डेंडेलियन को हमने देखा था कि वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, सो ये जो है वो सही है। प्लांटेन एंड डोंग, प्लांटेन तो है डॉग नहीं है, सो ये भी डी भी, सो सी इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 40। स्टेजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन ए कमर्शियल स्केल आर लिस्टेड। ये हमें पता है कि यानी एज यू नो दिस इज़ द जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम देखें तो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हो रही है इंसुलिन। और बैक्टीरिया से कैसे प्रोड्यूस होती है कि सबसे पहले जो है वो बैक्टीरिया के अंदर जो है वो प्लाज्मिड्स जो यानी कि उनके अंदर होते हैं जो कि सर्कुलर डीएनए है, द एक्स्ट्रा सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया। प्लाज्मिड्स जो कि सर्कुलर होते हैं उनको जो है वो पहले जो है वो यानी राउंड होता है, फिर उसको खोल लिया जाता है, खोलने के बाद उसमें ह्यूमन इंसुलिन बनाने वाली जीन जो है वो इंसर्ट करते हैं और फिर उसको जो है वो यानी हम जो है एंटर कर देते हैं बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, रिप्रोड्यूस करता रहता है और फिर हमें वहाँ से वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते रहते हैं और वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करके उसको कमर्शियल बेसिस पर जो है वो सप्लाई कर देते हैं। सो नंबर 1 जो है बैक्टीरिया प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन, नंबर 2 बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, नंबर 3 human insulin gene extracted, number 4 human insulin gene inserted into bacterial DNA, human insulin produced on a commercial scale। अब इसको हमने जो है ना वो एक सीक्वेंस जो राइट सीक्वेंस है वो हमने यानी करना है, तो वो हम जो है वो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम जो है वो ये होगा कि ह्यूमन इंसुलिन जीन एक्सट्रैक्टेड, यानी ह्यूमन जीन जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है उसको हम वहाँ से जो है वो पेंक्रियास से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो 3 जो है वो यानी सबसे पहले आता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या होगा कि यानी ह्यूमन इंसुलिन जीन इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियल डीएनए, फिर वो बैक्टीरियल डीएनए जो है यानी जैसे मैंने बताया कि उसमें जो वो प्लाज्मिड्स होते हैं उसमें इंसर्ट करना है उसको ह्यूमन इंसुलिन जीन जो है, तो उसके बाद 4 आना चाहिए। और फिर जो है वो अगर हम देखें तो बैक्टीरिया क्या करेगा, प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन, ऑब्वियसली वो ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा 1। और उसके बाद क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा, पहले इंसुलिन प्रोड्यूस करके फिर ये रिप्रोड्यूस करेगा 2। और लास्ट में ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड ऑन ए कमर्शियल स्केल, और हम इसको 5 पे। तो ये वाला सीक्वेंस जो है अगर हम देखें तो ये इसके अंदर कौन सा है, ए ये नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, और डी के अंदर ये हमें सीक्वेंस मिलता है 3 4 1 2 5 जो हमने यहाँ पर जो है वो निकाला है। ये देखें 3 4 1 2 5, सो डी इज़ द राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर यानी आपने बहुत जो है वो तवज्जो से जो है वो इसको देखा है, और यानी ये पेपर जो है वो आपने इसी तरह से समझ के जो है वो करना है। थैंक यू वेरी मच, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल
एंड बेल आइकन को भी जो है वो आप कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।